सोचो जरा, एक व्यक्ति जिसके पास ना पैसा था, ना पावर, ना पहचान, फिर भी उसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था हर्षद मेहता। 1980 में हर्षद पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 10 सालों में वो बनने वाला था इंडिया का बिग बुल। लेकिन जितनी ऊंची उसकी उड़ान थी, उतनी ही खतरनाक थी उसकी गिरावट। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की। साल 1973, रायपुर में 18 साल का हर्षद, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज्ड, और ऊपर से सिचुएशन ऐसी जहां कुछ कर भी नहीं सकता था। पिताजी का बिजनेस भी गिर रहा था, सेहत भी साथ नहीं दे रही थी। हर्षद ने एक डिसीजन लिया, या तो जिंदगी बदलेगी या तो मैं बदलूंगा। इसलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो निकल पड़ा एक ऐसे शहर की तरफ जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में छोटी जॉब्स जैसे स्क्रैप बेचना, सीमेंट ट्रेड, खुद मटेरियल कैरी कर डिलीवरी करना। यहाँ से एक बात समझ आ जाती है कि हर्षद शॉर्टकट से नहीं बल्कि मेहनत से आगे बढ़ने वाला इंसान था। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने 600 रुपए की सैलरी पर क्लर्क की जॉब की और उनके भाई अश्विन मेहता आईसीआईसी में जॉब करने लगे। जॉब के साथ भी दोनों भाई साइड बिजनेस किया करते थे, लेकिन अगले 2 सालों में कई बिजनेस ट्राई करने के बाद सारे बिजनेस फेल हो गए और फिर आया स्टॉक मार्केट का आइडिया। उस वक्त बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी। बीएससी में ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां शेयर्स को मैनुअली खरीदा और बेचा जाता था। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को जाना अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स को खरीदना और बेचना। बहुत स्ट्रगल के बाद हर्षद को जॉबर का बैच मिला, लेकिन एक जॉबर के तौर पर उनका पहला ही दिन बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि उनको पहले दिन में 2000 का लॉस हो गया। लेकिन दुखी होने की वजह उन्होंने हार नहीं मानी। उसने मार्केट को ऑब्जर्व किया, सीखा और समझा, और बहुत जल्द मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गया। हर्षद को एक बात समझ आ गई, मार्केट इंफॉर्मेशन का गेम है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें कंपनीज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर दिया जो उन्हें कंपनीज की इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे सके। उसने लेबर यूनियन से कनेक्शन बनाए जहां से प्रोडक्शन डाटा मिलता था। ऐसे ही प्रोडक्शन बढ़ी, शेयर्स खरीदे और स्ट्राइक की सिचुएशन में पहले ही शेयर्स बेच दिए। आज जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, वो तब लीगल था। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर न केवल दूसरों के लिए ट्रेड करते थे, बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे थे। 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग के दम पर उन्होंने काफी पैसा कमा लिया और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। वो नई नई टेक्निक आजमाने का सोच रहे थे, और फिर आई पंप एंड डंप टेक्निक, कम वॉल्यूम स्टॉक की हैवी बाइंग। इससे मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाती और प्राइस ऊपर चला जाता, जिसके बाद हर्षद उस शेयर को बेचकर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते। हर्षद का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और उन्हें लगने लगा था कि उन्हें अब मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। 1982 तक हर्षद पैसा, कॉन्फिडेंस और पावर सब कमा चुके थे, लेकिन फिर 18 मार्च 1982 को ब्लैक थर्सडे, 15 मिनट में मार्केट क्रैश, हर्षद का लॉस 10 लाख। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी को गिरवी रखना पड़ा। अगले कुछ महीने तक घर का पूरा खर्च अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो कि एक फ्रीलांस ब्यूटिस्ट थी। यहीं पर ज्यादा लोग टूट जाते हैं, पर लेकिन हर्षद नहीं। लेकिन फिर 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री लेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केटिंग कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रो मोर कंसल्टेंट। छोटा ऑफिस लेकिन बड़ी सोच। टी कंपनीज का बैट, शेयर एक्सप्लोड हो गए, क्लाइंट अमीर बन गए। 1985 तक हर्षद मार्केट का स्टार बन चुका था। उनकी सक्सेस को देखकर मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी खुश नहीं था, और वो था मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी मनु मानी। वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाता था। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है
जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उसे अभी हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर बस खरीदने पर रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। मनोमानिक हर्षित मेहता को गिराने का मौका बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था और वो मौका उसे मिला। 1986 में फाइनेंस मिनिस्टर बीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिन्हें बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर्स को काफी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में खरीद रखा था और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु मानिक और उसकी गैंग ने स्पिक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की जिससे उसके प्राइस को और भी ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएससी से मार्जिन के पैसे बेसिकली लोन लेकर स्पिक में पैसे लगाए थे, इसलिए बियर गैंग ने मार्केट में रूमर फैला दिया कि हर्षद को 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया है। अब वो स्टॉक मार्केट के ड्यूज नहीं चुका पाएंगे, जबकि हर्षद के पास लौटाने के लिए सफिशिएंट पैसे थे। अपनी और ग्रो मोर की इज्जत बचाने के लिए हर्षद को जल्दी ही कुछ करना था। ड्यूज लौटाने के लिए 14 डेज का समय मिलता था, लेकिन हर्षद ने सोचा टाइम से पहले पेमेंट क्लियर कर दूंगा तो मार्केट में हवा फैल जाएगी, इसलिए उन्होंने 14 डेज पहले एडवांस पेमेंट कर दिया और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक अपनी एडवांस पेमेंट की अफवाह फैला दी। इससे हर्षद ने एडवांस पेमेंट कर अपनी और ग्रो मोर की रेपुटेशन को बचा लिया। लॉस हुआ 1.5 करोड़ का, लेकिन नाम और बढ़ गया। उन्होंने जल्दी बाउंस बैक किया। ग्रो मोर ने छोटे छोटे इन्वेस्टर के साथ साथ उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए काम करना शुरू कर दिया और जल्दी वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से एक बन गए। लेकिन हर्षद को चाहिए था अपना पैसा 100 ऑफ करोड़। सॉल्यूशन था मनी मार्केट। अब यहाँ से कहानी एक बहुत डेंजरस मोड में एंटर करती है जिसे कहते हैं मनी मार्केट। पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ मनी मार्केट होता क्या है। मनी मार्केट एक ऐसा सिस्टम था जहां बैंक एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते थे, यूजुअली 15 डेज के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो वो पैसा दूसरे बैंक को लोन दे देता था ताकि इंटरेस्ट कमा सके, और जो बैंक पैसा लेती थी वो तब लेती थी जब उसे शॉर्ट टर्म कैश की जरूरत हो। मान लो सिटी बैंक के पास एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए डले हैं और बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ रुपीस चाहिए, तो सिटी बैंक क्या करता था, बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ ट्रांसफर कर देता था। बदले में बैंक ऑफ अमेरिका अपनी 100 करोड़ की सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सिटी बैंक के पास कोलेट्रल के रूप में रख देता था। 15 दिन बाद बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट दे देता था और अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेता था। सिंपल है ना, पर यहीं से गेम बदल जाता है। असल में बैंक अपनी सिक्योरिटी फिजिकली ट्रांसफर करता ही नहीं था, उसकी जगह देते थे एक पेपर जिसे कहते थे बैंक रिसिप्ट। बैंक रिसिप्ट का मतलब केवल एक प्रॉमिस था, हमारे पास सिक्योरिटी है, अगर हम पैसा नहीं लौटा पाए तो आप वो सिक्योरिटी ले सकते हो। बस, ना कोई वेरिफिकेशन ना कोई चेकिंग, और इसी लूप होल ने इंडिया के सबसे बड़े स्कैम को जन्म दिया। अब हर्षद मेहता यह एंट्री लेता है। मनी मार्केट में पहले से कार्टेल का कंट्रोल था। सिटी बैंक्स और बड़े ब्रोकर्स जैसे अजय कयान और हेमेंद्र कोठारी, ये कार्टेल नए ब्रोकर्स को एंट्री ही नहीं देते थे। हर्षद ने क्या किया, उसने उन बैंक्स को अप्रोच किया जो इस कार्टेल से खुश नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और ANZ फिनलेस बैंक। हर्षद ने बोला मैं आपका ब्रोकर बनता हूँ, और धीरे धीरे हर्षद ने अपना अलग कार्टेल बना लिया। सिर्फ 2 साल में वो मनी मार्केट का टॉप ब्रोकर बन चुका था। लेकिन हर्षद यहाँ सिर्फ ब्रोकरेज कमाने नहीं आया था, उसका प्लान और बड़ा था। बैंक्स क्या करते थे, डील फास्ट हो जाए इसलिए एडवांस में ही ब्रोकर्स के अकाउंट में पैसे डाल देते थे। डील्स होने से पहले वो पैसा 10-15 दिन तक ब्रोकर्स के अकाउंट में ही डला रहता था, और यहीं से हर्षद को एक गोल्डन चांस मिल गया। हर्षद ने क्या किया, जो पैसा बैंक का था उसको उठाया और स्टॉक मार्केट में डाल दिया। अपना फेवरेट स्टॉक खरीदा और आर्टिफिशियल बाइंग से प्राइस ऊपर ले गया, और जब डील का टाइम आया तो शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट अपनी जेब में रखा और बाकी पैसा बैंक को दे दिया। बैंक खुश, डील कंप्लीट और हर्षद करोड़पति। अब ये भी कम नहीं था, हर्षद ने एक बात नोटिस की कि कोई बैंक रिसिप्ट को वेरीफाई नहीं करता। कोई ये नहीं पूछता था जो बैंक रिसिप्ट दे रहा है क्या उसके पास सच में बैंक सिक्योरिटी है भी या नहीं। बस यहीं से सबसे बड़ा फ्रॉड शुरू होता है। हर्षद ने स्मॉल बैंक्स को रिश्वत दी
जैसे बैंक ऑफ कराड़। उनसे बोला फेक बैंक रिसिप्ट बनाओ, बैंक से लोन लिया, शेयर्स खरीदे और फेक बीआर पकड़ा दिया। और इसी तरह हर्षद के पास और ज्यादा पैसे आ गए और ज्यादा टाइम के लिए। 1990 से 1992 के बीच सेंसेक्स 800 से सीधा 4500 तक पहुंच गया। सिर्फ 2 साल में 460% ग्रोथ। एसीसी का शेयर 300 से सीधा 1000 के पार। अपोलो टायर्स 10 गुना ऊपर। मनु मानिक जैसे लोग मार्केट गिराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर्षद के पास बैंक का खजाना था। पैसा आया, शौक शुरू हुए। 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, 29 लग्जरी कार्स, इंडिया की पहली लेक्सस। मीडिया ने इनको नाम दिया द बिग बुल ऑफ इंडिया। जिस स्टॉक को हर्षद छूता उसका प्राइस ऊपर चला जाता। मजदा इंडस्ट्री के साथ साथ स्वराज मजदा भी ऊपर चला गया। सिर्फ नाम की वजह से सक्सेस सर चढ़ गई। हर्षद खुद को मार्केट से ऊपर समझने लगा, लेकिन 1991 में आरबीआई को टिप मिल गई कि बैंक रिसिप्ट्स का मिसयूज हो रहा है। इंक्वायरी शुरू हुई, रूल्स टाइट हुए और फिर सामने आया एसबीआई का 500 करोड़ वाला केस। फेक बैंक रिसिप्ट नहीं मिल पाई, एसबीआई को सच पता चल गया और फिर 23 अप्रैल 1992 को सुचिता दलाल का आर्टिकल, फ्रंट पेज एक्सपोज, मार्केट क्रैश, बैंक डूब गए, इन्वेस्टर्स बर्बाद, टोटल स्कैम 4000 करोड़ प्लस। 4 जून 1992 को हर्षद और आश्विन अरेस्ट। 2001 में 47 की उम्र में पुलिस कस्टडी में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और उनके जाने के सालों बाद भी स्टोरी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जहां कुछ लोग उन्हें स्कैमर की तरह देखते हैं, तो वहीं उनकी फैमिली का मानना है कि हर्षद को अनफेयरली उन प्रैक्टिस के लिए टारगेट किया गया जो उस वक्त बहुत कॉमन थी। एक बात पक्की है, हर्षद मेहता ने मार्केट को हमेशा के लिए बदल